नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल टारगेट विद मलिक में। आज हम 26 अप्रैल 2020 की नेशनल करंट अफेयर करेंगे और आज के करंट अफेयर की पीडीएफ वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व मलेरिया दिवस कब बनाया गया? हमारा ऑप्शन है 25 अप्रैल, 26 अप्रैल, 20 अप्रैल, 23 अप्रैल। इसका सही आंसर है 25 अप्रैल को। हर साल 25 अप्रैल को विश्व स्तर पर विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। यह दिन दुनिया भर में मलेरिया के खिलाफ लड़ने के लिए लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। विश्व मलेरिया दिवस 2020 का विषय है जीरो मलेरिया स्टार्ट विद मी। WHO ने मलेरिया को खत्म करने और जीरो मलेरिया स्टार्ट विद मी विषय को बढ़ावा देने के लिए RBM के साथ साझेदारी की है। विश्व मलेरिया दिवस की शुरुआत अफ्रीका मलेरिया दिवस के रूप में हुई थी, जिसे पहली बार साल 2008 में बनाया गया था। मूल रूप से यह मलेरिया के बारे में जागरूक करने का अवसर है, जो 2001 के बाद से अफ्रीकी सरकारों द्वारा मनाया जा रहा था। विश्व स्वास्थ्य सभा के 66वें सत्र में 2007 में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा प्रायोजित एक बैठक में प्रस्तावित किया गया कि दुनिया भर के देशों में मलेरिया के अस्तित्व की पहचान करने और लोगों में जागरूकता लाने के लिए अफ्रीका मलेरिया दिवस को विश्व मलेरिया दिवसों में बदल दिया जाए, ताकि मलेरिया जैसे रोग से विश्व स्तर पर लड़ने का प्रयास किया जा सके। WHO का मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। WHO के निर्देशक हैं ट्रेंडोस एंड होनोम। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में फाइलों के संचालन के लिए ई कार्यालय ऐप किसने लॉन्च की? हमारा ऑप्शन CISF, BSF, RPF, उपयुक्त सभी। इसका आंसर है CISF ने। CISF की फुल फॉर्म है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ने ई कार्यालय नामक एक ई ऑफिस एप्लीकेशन लॉन्च की है। यह एप्लीकेशन बिना छुए CISF की फाइलों और दस्तावेजों की आवाजाही को सक्षम बनाने में मदद करेगी। यह कदम कई व्यक्तियों द्वारा लगातार फाइलों को छूने के कारण कोरोना वायरस संक्रमण होने के खतरे को देखते हुए उठाया गया है। इस एप्लीकेशन को डेटा को सुरक्षित रखने के लिए सभी सुरक्षा व्यवस्थाओं के साथ CISF क्लाउड पर शुरू किया गया है। CISF की फुल फॉर्म है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेज। इसके महानिदेशक हैं राजेश रंजन। इसकी स्थापना 1969 में। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही मेरे चार साथी कार्यक्रम वोडाफोन और आइडिया ने किसके साथ मिलकर लॉन्च किया? हमारा ऑप्शन पेटीएम, ट्विटर, इंस्टाग्राम, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है पेटीएम के साथ। वोडाफोन आइडिया ने पेटीएम के साथ मिलकर रिचार्ज साथी कार्यक्रम शुरू किया। इस कार्यक्रम से निजी और छोटे व्यवसायों को अतिरिक्त आय अर्जित करने में मदद मिलेगी। यह साथ ही वोडाफोन आइडिया ज़्यादा रिचार्ज के लिए मर्चेंट पार्टनर्स को एक सुनिश्चित कैशबैक भी देगा। पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड के MD और CEO हैं सतीश कुमार गुप्ता। इसके संस्थापक हैं विजय शेखर शर्मा। इसका मुख्यालय नोएडा, उत्तर प्रदेश में। इसकी स्थापना 2010 में। और अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने अपने पहले सैन्य उपग्रह नूर को सफलतापूर्वक ऑर्बिट में पहुंचाया? हमारा ऑप्शन ईरान, इराक, रूस, कनाडा। इसका आंसर है ईरान ने। ईरान ने अपने पहले सैन्य उपग्रह नूर को सफलतापूर्वक ऑर्बिट में स्थापित कर दिया है। नूर उपग्रह अपनी कक्षा में पहुंच चुका है और पृथ्वी की सतह से लगभग 425 किलोमीटर ऊपर परिक्रमा कर रहा है। इस उपग्रह को ईरान के सशस्त्र बलों की शाखा इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC द्वारा लॉन्च किया गया है। नूर उपग्रह को 3 चरणों के ठोस और तरल ईंधन के संयोजन द्वारा संचालित रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया। ईरान की राजधानी है तेहरान। इसकी मुद्रा है रियाल। इसके राष्ट्रपति हसन रूहानी। हमारा अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस कब मनाया जाता है? हमारा ऑप्शन 25 अप्रैल, 20 अप्रैल, 18 अप्रैल में से कोई नहीं। इसका आंसर है 25 अप्रैल को। हर साल 25 अप्रैल को विश्व स्तर पर इंटरनेशनल डेलीगेट डे यानी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस मनाया जाता है। यह दिवस संयुक्त राष्ट्र में सदस्य राष्ट्रों के प्रतिनिधियों की भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए बनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस सैन फ्रांसिस्को में हुए सम्मेलन के पहले दिन की वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन पर संयुक्त राष्ट्र के सम्मेलन के रूप में भी जाना जाता है। इस वर्ष सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन की 75वीं वर्षगांठ है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 24 अक्टूबर 1945 को अंतर्राष्ट्रीय देशों के बीच स्थापित किया गया एक संगठन है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल में कोविड-19 से निपटने के लिए हाई प्रेशर वेंटिलेटर वीटल किसने विकसित किया? हमारा ऑप्शन नासा, DRDO, WHO, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है नासा ने। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन
ने कोविड-19 मरीजों का इलाज के लिए वीटल वेंटिलेटर इंटरवेंशन टेक्नोलॉजी एक्सीलेबल लोकल नामक एक उच्च दाब वाला वेंटिलेटर विकसित किया है। वीटल वेंटिलेटर कम लक्षणों वाले मरीज का इलाज करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसे देश में हाल ही में उत्पन्न हुई पारंपरिक वेंटिलेटर की सीमित आपूर्ति की समस्या और अधिक गंभीर कोविड-19 लक्षणों वाले रोगियों के लिए जरूरी वेंटिलेटर की समस्या का समाधान करेगा। इस उपकरण ने न्यूयॉर्क में ईकन स्कूल ऑफ मेडिसिन के सभी कठिन टेस्टों को पास किया है, जो अमेरिका में कोविड-19 का एक मुख्य केंद्र है। नासा अब इस वेंटिलेटर को आपातकालीन स्थिति में इस्तेमाल करने के लिए प्राधिकरण FDA खाद्य और औद्योगिक प्रशासन से अनुमति मिलने की प्रतीक्षा कर रहा है। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा के प्रशासक हैं जिम ब्रिडेन स्टाइन। इसका मुख्यालय है वाशिंगटन DC, जो कि अमेरिका में है। हमारा अगला प्रश्न, हाल ही में सिंगापुर के कैलेडियम इन्वेस्टमेंट ने बंधन बैंक में अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाकर कितना कर दिया? हमारा ऑप्शन 4.49, 4.8%, 5%, 6%। इसका आंसर है 4.49%। हाल में सिंगापुर के कैलेडियम इन्वेस्टमेंट ने बंधन बैंक में अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाकर 4.49% कर दिया। सिंगापुर के कैलेडियम इन्वेस्टमेंट की पहले बंधन बैंक में हिस्सेदारी 3.39% थी। इसके साथ ही अब कैलेडियम इन्वेस्टमेंट PTE लिमिटेड के पास अब बंधन बैंक के 7.2 करोड़ शेयर हो गए हैं। बंधन बैंक का मुख्यालय कोलकाता, पश्चिम बंगाल में। इसके CEO और MD हैं चंद्रशेखर घोष। इसकी टैगलाइन है आपा भला सबकी भलाई। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त का पदभार किसने संभाला? हमारे ऑप्शन है संजय कोठारी, विवेक महाजन, विशाल ददवानी, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर संजय कोठारी ने। संजय कोठारी ने केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में पदभार संभाला है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति द्वारा नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में चुना गया था। इससे पहले वे राष्ट्रपति के सचिव के रूप में कार्यरत थे। केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन फरवरी 1964 में। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में सॉफ्टवेयर के जरिए मुकदमों की सुनवाई शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? हमारे ऑप्शन उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, मिजोरम। इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश आभासी अदालतों में सॉफ्टवेयर के जरिए मुकदमों की सुनवाई शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया, जिसके साथ ही अब इलाहाबाद हाई कोर्ट और इसकी अन्य अदालतों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मुकदमों की सुनवाई की जा सकेगी। इन आभासी अदालतों में बिना किसी इंटरनेट कनेक्शन के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कई अदालती कार्रवाई की जा सकेंगी। ये सुविधा पूरी तरह से सुरक्षित है, इसमें कनेक्टिविटी समस्या नहीं आती और अदालतों की कार्रवाई चलने के लिए उपलब्ध संसाधनों से ही ये सुविधा तैयार की गई है, जिस पर कोई अतिरिक्त खर्च नहीं किया गया है। उत्तर प्रदेश का राजधानी है लखनऊ। इसके मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। इसके राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। और अगला प्रश्न है, हाल ही में गरी मास्टर का निधन कितने वर्ष की आयु में हो गया? हमारे ऑप्शन 75 वर्ष, 80 वर्ष, 85 वर्ष, 90 वर्ष। इसका आंसर है 75 वर्ष की आयु में। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर गरी मार्टसन का निधन हाल ही में 75 वर्ष की आयु में हो गया है। वह मध्यक्रम के बल्लेबाज और मीडियम पेसर थे। उन्होंने 1966, 1967 से 1972 तक 5 टेस्ट और 1972 में 2 एकदिवसीय मैच खेले थे। इस ऑलराउंडर को दक्षिण अफ्रीका के 1966-67 दौरे पर रिप्लेसमेंट के रूप में जगह मिली थी। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में राज्यों में कोविड-19 स्थिति का आकलन करने के लिए IMCTS का गठन किसने किया? हमारा ऑप्शन केंद्र सरकार, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है केंद्र सरकार ने। भारत सरकार ने कोविड-19 से प्रभावी तरीकों से निपटने और इसे फैलने से रोकने के लिए स्थिति का आकलन करने अंतर मंत्रालयीय केंद्रीय दलों इंटरमिनिस्ट्रियल सेंट्रल टीम्स IMCTS का गठन किया है। कुछ प्रमुख हॉटस्पॉट जिलों और उभर कर आए नए हॉटस्पॉट इलाकों में स्थिति वैश्विक रूप से गंभीर हो रही है, जिसके लिए इसका गठन किया गया है। ये हॉटस्पॉट हैं अहमदाबाद और सूरत, जो कि गुजरात में है, ठाणे महाराष्ट्र में है, हैदराबाद तेलंगाना, चेन्नई तमिलनाडु में है। ये सभी जिले हॉटस्पॉट हैं। इससे पहले इंदौर मध्य प्रदेश में है, मणिपुर, मुंबई, पुणे जो कि महाराष्ट्र में है, पश्चिम बंगाल, कोलकाता और इसके आसपास के जिलों के लिए एक टीम और दूसरी उत्तरी बंगाल के लिए और जयपुर राजस्थान के लिए अलग अलग टीमों का गठन किया गया है। अगला प्रश्न, 23 अप्रैल 2020 को खोजोम दिवस किस राज्य में बनाया गया? हमारा ऑप्शन है मणिपुर, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है मणिपुर राज्य में। 23 अप्रैल 2020 को खोजोम
दिवस मणिपुर राज्य के युद्ध के नायकों को श्रद्धांजलि देने के लिए बनाया गया। इस दिवस के द्वारा 1891 के एंजेलो मणिपुर युद्ध में लड़ने वाले योद्धाओं को श्रद्धांजलि दी जाती है। यह युद्ध 31 मार्च और 27 अप्रैल 1891 के बीच लड़ा गया था, जिसमें अंग्रेजों की जीत हुई थी। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश ने सजा के तौर पर कोड़े मारने पर प्रतिबंध लगा दिया? प्रश्न, सऊदी अरब, नेपाल, मलेशिया में से कोई नहीं। इसका आंसर है सऊदी अरब ने। सऊदी अरब में अब कोड़े मारने की सजा पर रोक लगाई गई है। सुप्रीम कोर्ट ने सजा के तरीके पर टिप्पणी की थी। अब यहाँ कोड़े मारने की सजा को जेल या जुर्माने में बदल दिया गया है। सऊदी अरब में दुनिया में सबसे ज्यादा मानवाधिकारों का हनन किया जाता है। जारी निर्देश को किंग सलमान और उनके बेटे क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की ओर से मानवाधिकार सुधारों को विस्तार देने के लिए कदम उठाया गया है। और अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य ने जीवन शक्ति योजना को लॉन्च किया? हमारे ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उड़ीसा, केरल, बिहार। इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश ने। 25 अप्रैल 2020 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने जीवन शक्ति योजना का शुभारंभ किया है। इस योजना के तहत शहरी क्षेत्रों की महिलाएं अपने घर पर मास्क बनाकर पैसे कमा सकेंगी। इन मास्क बनाने वाली महिलाओं को राज्य सरकार प्रत्येक मास्क के लिए 11 रुपये का भुगतान करेगी। इस योजना के अंतर्गत जो महिलाएं मास्क बनाना चाहती हैं उन्हें अपने मोबाइल फोन या टेलीफोन से फोन कर पंजीकृत कराना होगा। महिलाओं को एक बार में कम से कम 200 मास्क बनाने का ऑर्डर दिया जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य के कानूनी प्राधिकरण ने वरिष्ठ नागरिकों की सेवा की शुरुआत की है? हमारा ऑप्शन जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, बिहार। इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण ने न्यायिक गीता मित्तल, संरक्षण चीफ और न्यायमूर्ति राजेश बिंदल राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष के मार्गदर्शन में सेवा से वरिष्ठ नागरिकों की पहल के तहत एक हेल्पलाइन शुरू की है। इस हेल्पलाइन को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य उन वरिष्ठ नागरिकों की मदद करना और सुविधा प्रदान करना है जो अकेले रहते हैं और संकट की इस घड़ी में दवा और किराने का सामान, अन्य आवश्यक चीज़ें प्राप्त करने में समर्थ है, उनकी मदद करना है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। लद्दाख के उपराज्यपाल हैं राधाकृष्ण माथुर। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो आप मेरे यूट्यूब चैनल टारगेट विद मलिक को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।